बच्चों कल आपको मैंने इंपेरिकल मॉलिक्यूलर पढ़ाना स्टार्ट करा था, है ना। आज वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए, हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था फॉर्मूला, जिसमें बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट कनेक्टिविटी को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे उसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे। जैसे देखिए NH3 NH मतलब बॉन्ड को दिखाया हमने, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? NH3। यहाँ पे 1 एटम नाइट्रोजन का, 3 एटम हाइड्रोजन का, क्योंकि आपको मैंने बताया ना यहाँ जो रहता है वो रिप्रेजेंट करता है एटम के बारे में। एंड ये अगर आप देखें तो ऑलरेडी सिंपल है, इससे कॉमन कुछ नहीं निकलेगा। कॉमन क्या निकल रहा है? तो 1। तो यहाँ भी रेशियो क्या होगा? 1:3 का। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे और भी देखिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका स्ट्रक्चर अगर आप दिखाते हैं, ओपन बुक लाइक का स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके से, समझ रहे हो? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बच्चों? H2O2 दैट इज 2:2 का रेशियो है। अभी देखिए, अगर आप चाहें तो यहां से 2 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। और अगर 2 बाहर निकाल लेंगे कॉमन तो 1:1 का ही रेशियो बचेगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट? 1:1 का रेशियो आ जाएगा इसमें, मतलब क्या हो जाएगा? HO। ठीक है, तो दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यहां से कॉमन क्या निकला बच्चों? तो 2 बाहर निकला है ना। तो जो 2 कॉमन निकला है, इस 2 का आप यूज करेंगे ना, तो बाय यूजिंग दिस आप इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, जो कॉमन निकलता है ना उसको बच्चों हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक रिलेशन याद रखिएगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों ये बात याद रखना कि ये जो वैल्यू है N का, ये पैर के पास जाके मल्टीप्लाई होगा। पैर, समझ लो ये एक इंसान है और इसका पैर है, यहाँ ये सर है इसका। ठीक है, तो पैर के पास जाके मल्टीप्लाई होगा, और इसमें जो जो होगा उन सभी के पैर के पास जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या मिलेगा यहाँ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर इंपेरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय N। आप ये नहीं करेंगे कि जैसे है तो कुछ डिवाइड होगा, ऐसा कुछ नहीं। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जहां पे नंबर ऑफ एटम है ना, उन सभी नंबर पे जाके N क्या होगा बच्चों? डिवाइड। ओके, समझ गए? तो ये आपका कंडीशन है। ठीक है बच्चों, अभी जैसे अगर बात करें यहाँ पे कि 2 मिला था हमको और HO इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें क्या जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब ऐसे नहीं रहेगा, दिस वैल्यू जाएगा यहाँ पे पैर के पास, शरण में जाएगा। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा क्या आपका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या? H2O2। ठीक है, मान लो अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है और इसमें डिवाइड कर दिए 2, तो क्या निकल जाएगा? इंपेरिकल। ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ देंगे, अरे यार डिवाइड मतलब कहां डिवाइड होगा? नंबर ऑफ एटम के पास जाके इंडिविजुअली डिवाइड होगा। क्या आ जाएगा? HO। दिस इज व्हाट बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 और मोर कंपाउंड का डिफरेंट हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला 2 और मोर कंपाउंड का डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, सबसे चक्कर आपको ये आ रहा होगा कि सर ने ये सेम कैसे लिख दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो बेटा, तुम लोग जब नॉर्मली बुक में जाओगे ना, ऐसे ही नॉर्मल हर जगह लिखा रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलवेज डिफरेंट बट इंपेरिकल फॉर्मूला सेम और डिफरेंट। बट मैं ऐसा लिखता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट एज वेल एज सेम। व्हाई? तो बच्चों, आपने आइसोमेरिज्म सुना होगा। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different what? Different a structural formula, due to which
डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और बोथ। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए या दोनों ही चेंज हो जाए, ठीक है, थोड़ा भी चेंज हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या दोनों चेंज हो गया, तब कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोमर। और आइसोमर में जो दो सेक्शन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। तो अगर अपन बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का, तो वहां पे होता है क्या आपका कि चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, है ना, रिंग चेन आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म। ओके, इसके अलावा वहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, है ना, और इसके अलावा आपका होता है वहां पे टॉटोमेरिज्म। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप आइसोमेरिज्म कंसीडर करेंगे, जब भी आप आइसोमेरिज्म देखेंगे, तो जिसका नाम लिया जा रहा है उसी को प्रायोरिटी दो, एक साथ दो दो इन्वॉल्व मत करो। जैसे चेन आइसोमेरिज्म, तो इसका रूल क्या है कि चेंज चेंज लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन। साइड चेन का भी अगर लेंथ चेंज हुआ तो आपका हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, या पेरेंट चेन के लेंथ में अगर कुछ भी चेंजेस आया तो भी हो जाएगा आपका चेन आइसोमेरिज्म। अब ये लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं भाई, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिसाइड करते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कांस्टेंट रखना है, लेंथ ऑफ साइड चेन कांस्टेंट रखना है, सिर्फ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बदलना है, मतलब पोजीशन को इधर उधर करना है, ठीक है। तो पोजीशन को जब इधर उधर करेंगे तो जो आइसोमर जनरेट होगा उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। रिंग चेन में क्या हो जाता है बच्चों कि एक रहेगा रिंग फॉर्म में और दूसरा रहेगा ओपन चेन फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमरिज्म। अब ये मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, पॉलीवैलेंट मिनिमम डाइवैलेंट तो होना ही चाहिए, अराउंड जो अल्काइल ग्रुप है, उस अल्काइल ग्रुप में अगर आप चेंजेस ला लिए, उससे जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम लोग मेटामेरिज्म। जैसे अगर ऐसा दिया ओ, यस यस यस, किसी भी साइड पे फंक्शनल ग्रुप में चेंज आएगा। तो अब एक चीज इसमें देखो क्या होता है, होता क्या है कि कुछ भी आप कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं बदल रहा है ना, आइसोमर का डेफिनेशन ही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, दैट इज पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी बोथ आर, दोनों ही चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो डिफरेंट कंपाउंड तो हो गया लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम। लेकिन ये क्राइटेरिया जो है ना सिर्फ आइसोमर में ही ऑब्जर्व होता है। चलो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि उसमें जाऊंगा मैं पागल हो जाऊंगा, ऑर्गेनिक से कुछ ज्यादा ही लगाव है मेरे को यार। चलो इधर आ जाओ, कंडीशन देखो। अभी मैं बात करता हूं, इधर देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सेम हम लिखे है ना, वो ओनली इन केस ऑफ क्या आपका आइसोमेरिज्म, ठीक है। बट ऐसे जनरली क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट होगा डिफरेंट कंपाउंड का, और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं, बेंजीन बच्चों, बेंजीन बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। तो यहाँ पे 6:6 का रेशियो है। देखिए अगर हम सिंपल रेशियो का लिखे, समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH, तो दिस इज व्हाट इंपेरिकल फॉर्मूला। इसी तरीके से एसिटिलीन अगर हम लेते हैं बच्चों C2H2, तो यहां से 2:2 है, 2 बाहर निकाल लो यहां से, तो क्या आ जाएगा 1:1, मतलब क्या आपका CH। इन दोनों में देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बट डिफरेंट क्या आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक चीज और दिखा दूं, एक ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल कॉमन क्या निकालोगे, वही कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा है, ऑलरेडी सिंपल है, तो H2O ही रहेगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला दोनों क्या हो गए बच्चों, सेम।
कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? चलिए अब एक बार में बहुत सारे एग्जांपल मैं करवाता, लेकिन अभी टाइम नहीं है अपने पास उतना। चलिए अब आ जाता हूं मैं इधर, रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल फार्मूला। और ये वैल्यू ऑफ n कैसे निकलता है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। फार्मूला मास का रेशियो निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इंपेरिकल फार्मूला से यहां से एक इंटीजर आएगा जो ऑलवेज मतलब इंटीग्रल वैल्यू में आना चाहिए। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा अपना। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कहां मल्टीप्लाई कर कहां डिवाइड कर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। इसमें जो भी एटम है ना, उनके साथ नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, और यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है ना, तो जितने भी एटम है उनके एटम का जो नंबर होता है ना रिप्रेजेंटेशन, उस नंबर के साथ जाके इंडिविजुअली डिवाइड होगा ये। ठीक है, समझ गए बच्चों? समझ गए? तो ये सारे कंडीशन है। अभी जैसे डाइबोरॉन का अगर बात करें B2H6, तो देखिए इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BH3। कैसा यहाँ पे 2:6 था, तो डायरेक्ट 2 कॉमन बाहर निकाल दिए तो BH3 आ गया। तो n का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 2। अगर आपने क्या किया 2/2 6/2, क्या आ गया? BH3। समझ रहे हो? अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहाँ बगल में बैठा थोड़ी रहेगा, मैथमेटिक्स थोड़ी ना है यार। यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ और यहाँ, तो B2 3 2 जा 6, B2H6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बता दो, एक क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो आपने भी सुन रखा होगा मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट। इसमें कंडीशन ये है, बोल रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन इज CH, है ना? एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ एसिटिलीन इज 26 एंड बेंजीन इज 78। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन। तो देखो एक रूल तो है, एक तो रट के रखे उससे तो बता देंगे, वो अलग बात है, लेकिन रूल के हिसाब से निकालते हैं जो सीखे हो आप। अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालो, है ना? तो क्या हो जाएगा देखो, इसका 12 + 1 क्या हो गया? 13। तो पहले n का वैल्यू हम निकालेंगे। n इज इक्वल टू क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 26/13, तो कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। अब इसके लिए निकालो एसिटिलीन के लिए, क्या CH इंटू क्या आपका 2। तो भाई ये बगल में बैठा नहीं रहेगा, हम तुम्हारे शरण में जाएंगे ऐसा बोलेगा, इस तरीके से पैर के पास मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? C2H2, ये आ गया इधर से। और इसके लिए n निकालो बेंजीन के लिए, क्या हो जाएगा? 78/13, कितना जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन इज इक्वल टू CH इंटू क्या 6। ऐसा थोड़ी यहाँ रखेंगे इसको, ये जाएगा भाई साहब यहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा? C6H6। ये आ गया बेंजीन का फॉर्मूला। बच्चों एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि आप लोग समझ गए यहाँ तक। जल्दी से रिप्लाई करिए, आज मुझे चैप्टर एंड करना है एनी हाउ, किसी भी कंडीशन। ठीक है, देखो रिप्लाई करते जाना बस, जिसको मैंने करते जाओ, एक ना एक बच्चा कोई ना कोई तो करो यार। चलो इधर, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हो गया। ये तो इनिशियल कंडीशन था बच्चों, जो मैंने आपको बताने का काम किया। मतलब कंपाउंड देख के डायरेक्ट कैसे निकालोगे वो बता दिए। जैसे मान लो अगर आपको बोला कि ग्लूकोज है तो C6H12O6, ठीक है, और एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। बोला बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा? तो भाई साहब देखो यहाँ पे 6:12:6 है, कॉमन निकल जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा? CH2O। इसमें देखो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2:4 क्या 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? CH2O। दोनों की इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? सेम। यहाँ पे n का वैल्यू 6 हो गया, यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप देख देख के निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ता हूं मैं आपसे, और आगे आपको बताता हूं। अब आपको बताता हूं, इस तरीके से देख के बताइएगा। अभी मान लो जैसे अगर हम बात करें C12H22O11 का, तो यार यहाँ तो कोई कॉमन ही नहीं निकलने वाला। 22O11 कुछ भी कॉमन नहीं, 1 निकल रहा है कॉमन, n का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? C12H22O11। ऐसे देख के बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ना आया है, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। होता क्या है कि अभी कल के एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट परसेंट
कंपोजिशन, है ना, एंड उसके बाद मिनिमम मोलर मास का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। अगर आप भूल जाएंगे तो वीडियो लेक्चर तो अपलोड होगा कहीं ना कहीं, अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, वहां से भी आप देख सकते हो कभी कभी, ठीक है, वीडियो को फास्ट करके, तो क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा जब चाहो तब, तो ये बेनिफिट है। अब इधर देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, पहले तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग गिवन परसेंट बाय वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एंड फिर वहां पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, या तो आपको वेपर डेंसिटी दिया रहेगा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया रहेगा, इसका हेल्प से फिर आगे जाके हम निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, समझ रहे हो। आप जब ये 11th क्लास में पढ़े होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा इसमें, क्योंकि इसके आंसर लाना और एक कॉन्फिडेंस के साथ लाना बहुत डिफरेंस होता है बच्चों। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं, गिवन रहेगा दो चीज, परसेंटेज गिवन रहेगा बाय वेट, या एक बार जेई मेंस में जाके देखेंगे 2013 या 14, एग्जैक्ट हमें याद नहीं है लेकिन आया है ना, जेई मेन में, कि मास का रेशियो दिया था, परसेंटेज नहीं दिया था। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि परसेंटेज बोलो या मास का रेशियो, बात तो बराबर ही है, बस लिखने का तरीका बदल दिया है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बच्चों गिवन परसेंट रहे या मास का रेशियो रहे, ठीक है, इसके हेल्प से हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं, एक टेबल, इस टेबल को फॉलो करना बच्चों। सबसे पहले जिस कंपाउंड का वो बात करेगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं वो मेंशन करेगा आपको, तो ये यहाँ एक कॉलम बनाएगा एलिमेंट का, ठीक है, जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट का नाम यहाँ लिख देना बच्चों। क्या करेंगे आप, जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट का क्या लिख देंगे यहाँ पे, नाम, क्लियर। दूसरे कॉलम में जो परसेंटेज दिया हुआ है बाय वेट या फिर मास का रेशियो, इसको मेंशन कर देना यहाँ पे, जो भी जिसका परसेंटेज है, जो जो एलिमेंट है उसका नाम लिख दिए, फिर जिसका परसेंट जितना है वो परसेंटेज यहाँ मेंशन कर दिए, या मास का रेशियो लिख दिए। क्लियर बच्चों, यहां तक ये दो स्टेप समझ में आया। स्टेप नंबर थर्ड है बच्चों कि हम इससे एटम कैलकुलेट करेंगे, कैसे, तो जो परसेंटेज दिया है या फिर मास का रेशियो, उस परसेंटेज में या फिर मास के रेशियो में हम इंडिविजुअल एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और यहीं से पूरा कंडीशन स्टार्ट हो रहा है। मैंने क्या कहा कि पहले एलिमेंट का नाम, फिर परसेंटेज या मास का रेशियो, जो दोनों दिया उसको मेंशन यहां कर देंगे, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों कि परसेंटेज है तो परसेंट बाय एटॉमिक मास, और अगर मास का रेशियो तो मास का रेशियो डिवाइड बाय क्या, एटॉमिक मास। इससे कुछ अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा बच्चों, सभी का इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम टाइप का कुछ आएगा, कंडीशन, समझ रहे हो। इसके बाद है बच्चों रिलेटिव रेशियो, ठीक है। अब ये रिलेटिव रेशियो क्या है, तो रिलेटिव, ये जो ए का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है ना, उस ए में मिनिमम वैल्यू ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। मतलब यहां पे वैल्यू देखो, इन तीनों में या जो भी उनमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, उस छोटे वैल्यू से वो खुद को भी डिवाइड करेगा और बाकी सभी को डिवाइड करेगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये निकल गया रिलेटिव रेशियो। एग्जैक्ट ये जो रिलेटिव रेशियो निकल रहा है बच्चों, ये है क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला में जो एटम का रेशियो तो क्या होता है, रिलेटिव रेशियो होता है, तो वही रेशियो यहां में मिलता है। अब आप अपने बुद्धि का प्रयोग करिए, दिमाग का यूज करिए और देखिए कि क्या ये रेशियो जो आया है वो सिंपल है, क्योंकि जब भी हम इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं तो एटम का रेशियो वहां पे क्या होता है बच्चों, सिंपल रेशियो होता है ना। अगर सिंपल है तो जो जो एटम यहां प्रेजेंट है बच्चों, ओके, जो जो एटम यहां प्रेजेंट है नंबर वाइज, उनका यूज करके ऐसे मेंशन कर दीजिए और इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दीजिए, बस, ठीक है। अगर अगर मान लो ऐसा आ गया 1.5, 2 और 1,
दिस इज नॉट सिंपल रेशियो क्योंकि एक फ्रैक्शन इन्वॉल्व है। तो अपने मर्जी से, अपने ब्रेन का यूज करके, विदाउट एनी कंडीशन, अपने हिसाब से यहां निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। एक स्टेप और आगे जाएंगे। और कैसे निकालना है कि भाई साहब अपने मर्जी से कोई मिनिमम नंबर से सभी को मल्टीप्लाई करो। मान लो 2 2 2, तो क्या हो गया ये 2 3 और 4। तो ये देखो ये क्या हो गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया ना। तो अब इस नंबर का यूज करके क्या लिख देंगे भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अभी आपको हाँ या ना में जवाब नहीं देना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे बच्चों, दूसरे कॉलम में परसेंटेज या मास का जो रेशियो उसको मेंशन करेंगे, थर्ड में ए का वैल्यू निकालेंगे कैसे, परसेंट बाय एटॉमिक मास, और मास रेशियो डिवाइड बाय क्या आपका एटॉमिक मास। इनमें पहले चेक कर लो कौन सा मिनिमम वैल्यू है। तो रिलेटिव रेशियो में क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए डिवाइड बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, तो यहां से क्या निकल जाएगा रिलेटिव रेशियो। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, रिलेटिव रेशियो मान लो 1:2:3 आया, इस टाइप को देखो सिंपल आ गया। तो आगे नहीं बढ़ो, अब कहानी खत्म। इस नंबर का यूज करके इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, और अगर मान लो सिंपल नहीं आया, जैसे यहां बताए कि 1 1.5 या 2 ऐसा कुछ आ गया, तो बच्चों अपने मर्जी से कोई नंबर उठाइए, मल्टीप्लाई करके सिंपल में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप लोग जवाब दीजिए कि सर समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो। बच्चों मैंने इतना एनर्जी लगा के आपको समझाया है, कम से कम यस और नो तो लिखो, जल्दी से लिखो यार। समझ में आया, कंफ्यूजन दूर हो गया। अभी मैं आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा अभी यहाँ पे। कंफ्यूजन दूर हो गया बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा खा जाओगे बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन। ठीक है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज 30 ग्राम या 30 ऐसा लिया हुआ, देन कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बात मैं बता दूं, कभी भी डायरेक्ट आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। जब भी आप निकालेंगे तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला पहले निकालेंगे। अब बच्चों हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो पहले प्यार से एकदम स्माइल करते हुए, चेहरे पे एकदम स्माइल होना चाहिए, जिससे 10 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता रहे, इतना स्माइल करिए। कार्बन हाइड्रोजन पहले प्यार से लिख दीजिए। इसके बाद अगर परसेंटेज दिया है तो सिर्फ परसेंटेज लिखेंगे। क्या दिया परसेंटेज इसका 80%, लिख दिया भाई। क्या इसका परसेंट हो जाएगा फिर आपका 20%, लिख दिया। अगर ये 80% है कार्बन तो 20% हो गया हाइड्रोजन। फिर जरा सा मुस्कुराइए करके। उसके बाद आप क्या करिएगा, ए का वैल्यू परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। टेंशन लेने का नहीं बच्चों, पूरी केमिस्ट्री बहुत आसान है। तो क्या करना है, परसेंट में एटॉमिक मास से डिवाइड, 80/12 कर देंगे और 20/1 कर देंगे। हम तो तुमको कहते हैं तुमको सबसे टफेस्ट टॉपिक का नाम बताओ पूरे केमिस्ट्री का, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी बोलोगे, उस एक टॉपिक को मैं डिस्कस करके दिखाऊंगा। फिर आप देखना कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखो बच्चों 3 4 जा 12, 24 जा 80, तो ये आ गया 20/3 और ये आ गया 20। अब आगे जाएंगे और निकालेंगे रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो देखो, रिलेटिव रेशियो में बच्चों क्या है, देखो जरा इधर हमने क्या कहा था कि ए बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, मिनिमम है ना वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो अब जरा देखो ये वैल्यू कितना है बच्चों 20/3 और ये वैल्यू कितना है 20। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा मिनिमम है। तो कोई बेवकूफ बच्चा भी होगा, आप लोग तो खैर बहुत होशियार हो, कोई एकदम मूर्ख भी होगा तो भी बताएगा कि सर 20/3 क्या है मिनिमम। अब ये 20/3 से सभी को डिवाइड कर देंगे, तो 20/3 और डिवाइड बाय 20/3 और 20 डिवाइड बाय 20/3, तो ये कल्याणों कितना आ गया बच्चों 1 और ये कल्याणों कितना आ गया 3। तो अब बताइए क्या इस सिंपलेस्ट रेशियो का जो स्टेप है वहां हमको जाने की जरूरत है क्या, नहीं भाई, अपना काम यही हो गया, नहीं जाना है। अब आप मैं आपको बताऊं यहीं पे आपका काम हो गया, तो अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपका करियर सेट हो गया, IITian बन गए करियर सेट हो गया, कोई टेंशन नहीं है, फिर आप आपकी मर्जी पे है ना। तो बस वैसे ही ये आ गया। अब इस नंबर का यूज करके क्या नाम दिए, रिलेटिव रेशियो, मतलब इन दोनों का रिलेटिव रेशियो है। तब अब लिखो ना प्यार से EF। ठीक है, क्या लिख देंगे, C
और यहाँ 1 और H कितना 3, ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इसका निकालो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना 15। अब वैल्यू n निकाल लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है बच्चों 30/15 कितना आ गया 2। अब निकालो इधर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या 2 इंटू CH3, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलेगा C2H6। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया C2H6। ठीक है बच्चों, तो दिस इज आवर व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? एक बार तेज आवाज में रिप्लाई करो यस सर, जहां बैठो वहीं बोलो, और नहीं बोलो तो मैसेज करो, जो करना है करो, लेकिन रिप्लाई जरूर करो। ठीक है, और तुम लोग को मैं फिर से बोलता हूं बच्चों, केमिस्ट्री से बिल्कुल डरना नहीं। तुम्हें तो एकदम ओपनली बोल रहा हूं, सबसे टफेस्ट टॉपिक का नाम लो, उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, और जब आपको कोई टीचर ऐसा ऑफर कर रहा है केमिस्ट्री मत डरो, कोई डर है तो मैं खत्म करूंगा, तो अगर आपको नहीं डर है तो अच्छी बात है, बिल्कुल मार्क्स लाइए एकदम, जैसे बार टेस्ट है उसमें लाइए 85+, जेई वाले नीट वाले ला 150+, 120 130 ला के खुश मत होना बेटा, क्योंकि 600+ स्कोर करोगे तभी कोई कॉलेज मिलेगा अच्छा सा। ठीक है, तो एकदम टारगेट होना चाहिए भाई 150+, उसके लिए तुम्हें कम से कम 42 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, टारगेट रखना पड़ेगा, नहीं भैया 40+ सॉल्व करना है। केमिकल बॉन्डिंग मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम सबको, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या पढ़ते हो नहीं पढ़ते कितना देर, गारंटी देता हूं केमिकल बॉन्डिंग का एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा ना, फिर जो बोलोगे सो मानूंगा, पेपर कैसा भी हो, बस एक बार मुझे पढ़ाने देना। केमिकल बॉन्डिंग इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, केमिकल आने दो वो भी कराऊंगा आपको। और केमिकल बॉन्डिंग से नीट में 4 क्वेश्चन आता है, जेई में आता है 2 क्वेश्चन, है ना। और ये केमिकल बॉन्डिंग अगर मैं आपको एक बार पढ़ा दिया ना, जिंदगी में नहीं भूलो, पता है मेरा मतलब सबसे मत बहुत पसंद है पूरी, मतलब कोई भी सेक्शन में चले जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ो, केमिकल बॉन्डिंग से बिल्कुल ना डरना, बहुत आसान है, करा देंगे ना, चिंता क्यों कर रहे हो। अब इधर देखो, ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन अभी करा सकते हैं, बट नहीं करेंगे, हमारा मतलब टारगेट है कि सारे टाइप आपको मैं दिखाऊं। तो एक टाइप और मैं आपको दिखाता हूं, एक टाइप बच्चों की बोल रहे हैं, एक कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले एलिमेंट मेंशन कर दीजिए, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, आप लोग ये पेन एक बार लिख के ट्राई करना, बहुत बढ़िया पेन है और बहुत ही सस्ता है, 20 रुपीज में 5 पेन। देखो आ गया, कैमरा में तो दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है बच्चों तुम लोग को? नटराज जेलिक्स, मजा आएगा लिख के, हर लाइन लिखने के बाद लगेगा और लिखें। एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज दिया है बच्चों 52.2% कार्बन, 13% हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के बारे में नहीं बोला है। तो बाबू आप खुद ही समझो कि 100 में इन दोनों को ऐड करके माइनस अगर कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में जाइए, परसेंट बाय एटॉमिक मास। तो अब देखो जरा, यहां लिख दो 52/2 डिवाइड बाय क्या आपका 12, 13/1, 34.8/16। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा ना, कितना आएगा, 12 4 जा 48, 4 पॉइंट आ जाएगा बच्चों 35, यहाँ पे 13, यहाँ पे आ गया 2.18। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे यहाँ पे आर आर, क्या बच्चों, ए बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। बताओ सबसे मिनिमम यहाँ पे कौन सा, ये 2.18, तो 2.1 से 8 से सभी को डिवाइड कर देंगे, 2.18 डिवाइड बाय 2.18, 13 डिवाइड बाय 2.18। ओके बच्चों, ओके 4.35 है ना, और डिवाइड बाय 2.18। ठीक है, तो अब देखिए
रफली इक्वल टू यहाँ पे 2 के बराबर आएगा और ये 6 के बराबर और ये 1 कितना आ गया बच्चों, ये 2 6 और 1 सिंपल रेशियो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्या लिख देंगे C2H6O। ठीक है, ये कंडीशन है, ये क्राइटेरिया है, इसको ध्यान रखना। एंड अगर इसको आप ध्यान रखोगे कहीं भी कभी भी कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे एक क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंट टाइप का, मास का रेशियो दिया है कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, है ना, 9:1:3.5, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एंड साथ में दिया कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 54, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले लिख दो एलिमेंट का नाम बच्चों, कौन सा, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इस बार मास का रेशियो लिखेंगे यहाँ पे 9 1 और 3.5। फिर क्या करेंगे आप, मास का रेशियो डिवाइड बाय एटॉमिक मास, 9 डिवाइड बाय 12, 1 डिवाइड बाय 1, 3.5 डिवाइड बाय 14, ये 1/4, ये 1 और ये 3/4। और बच्चों यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था JEE में, जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर में, देखना आपको मिल जाएगा। रिलेटिव रेशियो में बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या है, 1/4, 3/4 डिवाइड बाय 1/4, 1 डिवाइड बाय 1/4 एंड 1/4 डिवाइड बाय 1/4। ये 1 आ गया, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, 3 4 और 1, 3 4 1। अब देखो कंडीशन क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, आ गया यहाँ पे C3H4n। ठीक है, समझ गया। अब एक चीज देखो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, m/2 होता है, 54 इज इक्वल टू m/2, यहाँ से मोलर मास निकल जाएगा कितना आपका 108। ठीक है, और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो यहाँ से, है ना। हाँ बहुत बढ़िया मैथ ली, 12 3 जा 36 4 40 14 54, ये आ गया। n का वैल्यू क्या, 108/54, 2 आ गया। अब प्यार से लिखेंगे इधर, क्या लिखेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो 2 इंटू क्या आपका C3H4n, मल्टीप्लाई कर दो इधर C6H8n2। हमें नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगा इसमें। आगे बढ़ू बच्चों, एक बार आप अगर बोलो कि सर आगे बढ़ो तो मैं बढ़ूंगा, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। एक बार रिप्लाई कर दीजिए, आगे बढ़ जाए। इंपेरिकल फॉर्मूला के कैसे भी क्वेश्चन तो यही आएगा, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, इससे टफ तो आएगा नहीं। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन छोटा सा मुझे और कराना है बच्चों, कौन सा, कि मान लो रिलेटिव रेशियो सिंपल नहीं आया, तो सिंपलेस्ट रेशियो में आगे बढ़ते हैं कैसे बढ़ेंगे देखिए। एक आखिरी क्वेश्चन, जैसे बोल रहा है कि एक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन है आपका 74% और ऑक्सीजन है बच्चों आपका 26%, है ना। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, तो देखो लिख दे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिए, ये 74 और ये 26%, 74/14, 26/16। तो जब इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा 4.62 के बराबर और ये आ जाएगा बच्चों 1.85 के बराबर। अब ये रिलेटिव रेशियो निकालेंगे इसका, कैसे, 1.85 डिवाइड 1.85 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों आपका 1, और ये 4.62 डिवाइड 1.85 अगर आप करेंगे ना, ये रफली इक्वल टू बच्चों 2.5 के बराबर आता है। तो देखिए ये सिंपल रेशियो तो है नहीं, तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम सिंपलेस्ट रेशियो में। ये कैसे निकलता है, रिलेटिव रेशियो इनटू मिनिमम नंबर, है ना। तो मिनिमम नंबर क्या मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, ये हो जाएगा 2 और ये क्या आपका 5, तो बच्चों आ जाएगा क्या आपका N2O5। और एक तरीका बताता हूं बच्चों एग्जाम में, अगर मान लो ये स्टेप आप भूल जाओ सपोज, और एग्जाम में ऑप्शन तो दिया रहेगा ना यार, एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे इसका दिया N2O, N2O3, N2O4 और N2O5। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है और बोला परसेंटेज दिया है, बताओ कौन सा होगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला।
और स्टेप आप मान लो भूल गए तो कुछ नहीं करो, ये परसेंटेज जो दिया है क्या है आपका, परसेंट बाय वेट, परसेंटेज तो निकाल ही सकते हैं, एक का भी चेक कर लो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिससे अब नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है 28 ग्राम और डिवाइड बाय क्या आपका 28 प्लस 16 38 और 44 और इंटू क्या 100, निकाल लो परसेंटेज 74। अगर मैच किया तो ठीक है, नहीं मैच करेगा तो आगे ऑप्शन चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे। तो ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, इतना झंझट पालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि बच्चों ये हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड समझ में आया। अगर आपको फास्ट कैलकुलेट करना है और इंपेरिकल फॉर्मूला मान लो निकालने में इससे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो चार ऑप्शन तो दिया रहेगा, तो ये एक्चुअल में है क्या परसेंट बाय वेट है, तो परसेंट बाय वेट निकाल लो डायरेक्ट उल्टा रिवर्स, है ना, और चेक कर लो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला का कल्याण हो गया पूरा तरीके से। अब मैं बहुत अच्छे मन से आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ते हुए आपको आगे की चीजें बताऊंगा बच्चों। आगे की चीजें बताते हुए सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आपको पता है कि जब लैब में जाएंगे प्रैक्टिकली सब्सटेंस को रिएक्ट कराओगे और प्रोडक्ट बनाओगे, तो ये जो प्रोसेस चलता है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एंड बच्चों पेन पेपर में जो हम रिप्रेजेंट